इन माई यूट्यूब चैनल टुडे वी विल कवर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सेट्स। जो इससे पहले वाले लेक्चर में सेट्स का पार्ट बचा उसको हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो लिंक में तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सेट्स। तो सेट्स का जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उसमें बचा हुआ है सबसेट। तो सबसेट स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक सेट है 1 2 3 4 5, बी एक सेट है, बी इज सपोज करिए 1 2 अप टू 10, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। इसका क्या मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है। ज़्यादा सुनिए, ए के सारे एलिमेंट बी में है तो बोला जाएगा ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। और बी क्या होगा? बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। सो बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। तो सबसेट आप लोगों को समझ में आ गया। इसको मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे देखिए, अगर मैं लिखता हूँ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज़ 4 3 2 1, तो इस केस में देख सकते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो इस केस में ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे एक इक्वल का साइन लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। इस केस में हम लोग देख सकते हैं नीचे इक्वल का साइन नहीं लगाया क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल नहीं है। तो इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर सेट। सॉरी, दिस इज प्रॉपर सेट। ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। ए बी का प्रॉपर सेट है, तो ए का सबसेट है बी। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। तो अगर इसी में एक ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी आ गया समझ में, तो इसमें एक थ्योरम तो नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ए बी का सबसेट है, तो जैसे 5 है, empty set is the subset of every set। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो सेट हर सेट का सबसेट होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे ए इज़ द सबसेट ऑफ ए। ए इज़ द सबसेट ऑफ ए होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो ए इज़ द सबसेट ऑफ ए। इट मीन्स एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये 2 पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिए, वो रिलेटेड टू सबसेट है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज ए इज़ गिवन, ए कोई सेट है 1 2 3, तो इस सेट के सबसेट बनाने हैं, ठीक है। तो मैं इसका सबसेट बनाता हूँ। तो सबसेट क्या होगा? सबसेट होगा 1 2 3 1 2 2 3, ठीक है। और एक और होगा, हाँ 1 3, ठीक है। कितने हो गए? 3 6 हो गए। अब 6 के बाद ये दोनों पॉइंट भी लेना है। क्या लेना है? एवरी सेट इज एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसका मतलब, और एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 1 2 3 एंड 5। तो टोटल कितने हुए? टोटल आप लोग देख सकते हो 8 हो गए टोटल। तो इसके कितने सेट सबसेट बने? 8 सेट। कैसे बना? और नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power n, ठीक है। और n क्या होगा? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं 3 सेट है, तो कितना आया? दैट इज 2 to the power 3, दैट इज 8। तो 8 सबसेट आ चुके हैं यहाँ पे। तो दिस इज द सबसेट। तो जैसे भी सबसेट पूछा जाएगा तो आप लोग सबसेट बता दोगे इसका। किसी भी सेट का अगर नंबर ऑफ़ सबसेट पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो उसका नंबर ऑफ़ सबसेट आ जाएगा।
पावर सेट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे 1 इज़ 1 2 3, मुझे इसका एक सबसेट बनाना है। तो इससे अभी पहले वाले में मैंने बताया, तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। तो ये सबसेट है ए का। तो अगर इसका मेरे को पावर सेट चाहिए, पावर सेट ऑफ ए, तो इसको हम लोग सेट की फॉर्म में लिख देंगे। तो पावर सेट का डेफिनेशन होता है फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ सेट, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सारे सबसेट आ जाएं। तो इसके ये सारे सबसेट हैं, तो सारे सबसेट का एक सेट मिलके बनता है पावर सेट। पावर सेट इज़ द फैमिली ऑफ सबसेट। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ से पावर सेट कैसे आया है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ से आप लोगों को पता लग जाएगा। जल्दी से मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 करली ब्रेसेस में 3 4 5, इसका ट्रू और फॉल्स बताना है। और ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इसका ट्रू और फॉल्स बताना है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है ये। जैसे फर्स्ट है 3 4 इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो हमको पता है ये एक सेट गिवन है, अगर मैं इसका एक सबसेट बनाऊंगा तो करली ब्रेसेस के अंदर ही आएंगे ये सारी चीज़ें। तो देखिए 3 4 अगर मैं इसका सबसेट बनाऊंगा तो एक बार 3 4 मतलब 2 बार करली ब्रेसेस आएगा, तब ये इसका सबसेट होगा। तो इसका मतलब दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है 3 4 बिलोंग्स टू ए। 3 4 हाँ, इसमें ऑलरेडी करली ब्रेसेस है और वो बिलोंग्स टू ए, एज इट इज़ ए में बिलोंग करता है। हाँ, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, डबल करली ब्रेसेस है 3 4। मैंने कहा था जब इसको हम लोग करली सबसेट बनाते हैं तो इसको हम लोग एक और करली ब्रेसेस आ जाते हैं। तो इसका मतलब दिस इज़ करेक्ट। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1 ए से सेट ए से बिलोंग करता है। लेकिन क्या 1 ए का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको सबसेट बनाऊंगा तो 1 को मैं करली ब्रेसेस लगा के इस फॉर्म में आएगा। तो इसका मतलब दिस इज़ रॉन्ग। नाउ दिस इज़ 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, 1 2 5, हाँ दोनों, क्योंकि इनमें करली ब्रेसेस नहीं है, जो सबसेट बनाऊंगा तो यहाँ पे करली ब्रेसेस आ जाएगा। तो इसका मतलब दिस इज़ करेक्ट। अब इसको देखिए 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। 1 2 5 जब सबसेट है तो बिलोंग्स टू ए नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग होगा। ना 1 2 3, 1 2 3, 3 और 4 एक करली ब्रेसेस में, तो ये अलग नहीं हो सकते। यहाँ पे सिर्फ 3 गिवन है, तो ये रॉन्ग है। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 सबसेट का पार्ट होता है, ना कि बिलोंग्स करता है, तो ये गलत होगा। सबसेट ये करेक्ट है और ये गलत है। क्यों? क्योंकि करली ब्रेसेस के अंदर 5 सेट ए का नहीं होता, पावर सेट ऑफ ए का पार्ट होता है। तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। ये 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नंबर्स, जो हम नंबर सेट हमने देखे थे उसमें कैसा एक रिलेशन होता है। जैसे नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज़ द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड रियल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज़ नेचुरल नंबर, दिस इज़ इंटीजर, this is rational number, this is real number, and this is complex number। तो जितने भी नंबर होते हैं सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज द रिलेशन ऑफ नंबर्स। वेन डायग्राम में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? एक्चुअली ये सेट्स का रिलेशन बताता है। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स यूजिंग रेक्टेंगल एंड सर्कल्स। रेक्टेंगल और सर्कल ही मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे कि इस टाइप का एक रिलेशन बताता है। जैसे ये जो रेक्टेंगल है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो होते हैं कोई भी यहाँ पे जितने भी सर्कल होंगे वो सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे सेट्स का रिलेशंस होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स।
ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स में क्या क्या ऑपरेशन, तो पहला ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो जैसे कि मैं 2 सेट ले लेता हूँ, दिस इज सेट 1 2 3 4, सेट बी ले लेते हैं 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको लिखा जाता है ए यूनियन बी। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को ए और बी में से वो एलिमेंट, वो सभी एलिमेंट्स को लिखना है और कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ ए यूनियन बी, दोनों को यूनियन करके लिखा। और ये जो साइन है बीच में यू का, वो यूनियन का साइन है। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, दिस इज सेट ए और ये सेट बी। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज, ये पूरा शेड होगा, क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। दिस इज ए यूनियन बी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये जो साइन होता है दिस इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 और 4, यहाँ हम लोग देख सकते हैं 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब दिस इज इंटरसेक्शन। इसको हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे दिस इज ए और ये बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ये वाला जो पार्ट है, जो बीच का पार्ट है, क्योंकि यही पार्ट कॉमन है दोनों में, ए और बी दोनों में, तो ये जो पार्ट है ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी यूनियन ए, मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसको हम लोग उल्टा सीधा लिख सकते हैं। सेकंड है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब बी और सी को यूनियन किया और फिर ए को यूनियन किया, इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये हो गया। और ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। फोर्थ इज यू यूनियन ए, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, तो दिस विल बी यू। और हम नेक्स्ट करूँ ए यूनियन फाई, तो दिस विल बी ए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है यूनियन की, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इसी में देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जैसे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड है जैसे ए इंटरसेक्शन ए, दिस विल बी ए। एंड फोर्थ इज यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए आएगा, क्योंकि ए ही कॉमन होगा उसमें। और इस केस में हम लोग देख सकते हैं फाई इंटरसेक्शन ए, तो इस केस में हो जाएगा फाई, क्योंकि फाई ही कॉमन होगा। इसके अलावा एक और रूल है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए यूनियन सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी।
तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं दिस इज़, सॉरी यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सी का जो सेकंड होगा वो ऐसे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये भी एक इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ a माइनस बी, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज a माइनस ए इंटरसेक्शन b। ठीक है, अगर मैं इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँ, अगर चलिए उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, दिस इज a, तो क्या हुआ, a ये पूरा a है और ये b है, a में से ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा उसको माइनस किया हुआ, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम लोग छोड़ देंगे, तो ये जितना भी पार्ट होगा ये हो जाएगा दिस इज ए माइनस बी। मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ए है 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज़ 5 8 10 12 15। तो a माइनस बी क्या होगा इस केस में, a में जो b के एलिमेंट है, b के एलिमेंट को उसे माइनस कर देंगे, तो 1 2 3 नहीं है 4, लेकिन 5 जो है ये देखिए इसमें भी है, तो अगर वो b में है तो वो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा ये, तो दिस इज़ a माइनस बी, दिस इज़ डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, अगर मैं इसको b माइनस ए कर देता हूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, दिस इज b माइनस ए, तो इसको केस में हो जाएगा a माइनस ए इंटरसेक्शन b। और इसको हम लोग ज़्यादा बेटर होगा हम लोग ऐसे लिखें, क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है इस केस में। ये एक फॉर्मूला भी है, जो मैं फॉर्मूला करूँगा तब वो आप लोगों को समझ में आएगा। तो इस केस में देख सकते हैं, इस केस में हम लोग वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो सॉरी यहाँ पे बी आएगा यहाँ पे, तो बी में से जो दोनों में कॉमन है उस पार्ट को माइनस करते, तो ये पार्ट कॉमन है तो ये बचा, तो इसका मतलब दिस इज, जो ये पार्ट है दिस पार्ट इज बी माइनस ए। अगर मैं एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल इज b माइनस ए, सो दिस विल बी 5 कॉमन है a और b में, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो 8 10 12 15, सो दिस इज b माइनस ए। जो नेक्स्ट है वो हम लोग देखते हैं, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, जैसे a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, और इसको लिखते हैं a सिमेट्रिक डिफरेंस b। तो ऐसे होता है, तो इसको अगर हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, तो दिस इज a और दिस इज b। तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को छोड़ के जितना भी पार्ट बच जाएगा, ये पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट, इसको छोड़ के, तो ये क्या होता है, दिस इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सो दिस इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ओके, दैट इज़ इनफ फॉर सेट्स। इसके अलावा सेट्स में अभी इसके फॉर्मूले बचे हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।